हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और साथ में सबको पता है कि अब बहुत 30 सितंबर को बीपीएससी का जो 67वीं का री एग्ज़ाम है पीटी का, वो होने वाला है। और उसी को ध्यान में रखकर आज हम जो पिछले वर्षों में बीपीएससी में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्रम में आज बीपीएससी सीडीपीओ जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मई 2022 को, उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, फिर देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट पीछे किया था डबल एओ का क्वेश्चन, उसमें भी एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था। और पहले भी कई बार एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि इसमें 8 अवलोकनों का औसत 16 है, ठीक है, तो दिया हुआ है कि मान लीजिए 8 अवलोकन है, मतलब जो नंबर है जो है उसका अवलोकन, 8 अवलोकन का जो नंबर है वो औसत 16 है। और यदि 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो फिर जो अब जो 8 पहले वाला और 4 ये मिला के 12 को अगर एक साथ करेंगे तो उस केस में जो इसका औसत क्या होगा। देखिए, तो वही इससे पहले वाला भी जो डबल ओ का एग्जाम जो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने पहले क्या किया था कि कुल योग पता कर लिया था। तो कुल योग पता कैसे करते हैं, जो कुल संख्या है, ये कुल संख्या जो है ना वही 8 अवलोकन है। यहाँ पे कुल संख्या 8 हो जाएगा और औसत जो है 16 है। तो केस 1 में क्या है कि केस 1 में योग क्या हो जाएगा, पहले वाले में योग हो जाएगा आपका, अवलोकन है 8 यानी संख्या है 8 और एवरेज है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 128, है ना, 128 हो जाएगा। फिर सेकेंड केस में देखिए एक बार फिर से दूसरा केस है, उसमें 4 अवलोकन है और औसत है 64। तो उस केस में सेकेंड केस में योग क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में योग हो जाएगा, ये 4 संख्या है कुल अवलोकन है और 64 इसका क्या है, औसत है। तो उस केस में इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 होगा और 6 4 जा 24, 125, 256 हो जाएगा। ठीक, 256 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये दो केस हो गया, अब इस दोनों को मिला के हमको एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो नया केस है उसमें औसत, आपको पता है औसत फाइंड करना होता है, तो क्या करते हैं, कुल योग होता है, कुल योग। तो पहले वाले केस में 128 है योग और दूसरे वाले केस में योग है 256। ठीक है, अब कुल संख्या क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में 8 था अवलोकन और दूसरे वाले केस में अवलोकन 4 था, तो 4 + 8 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे तो 8 6 14 हो गया, 1 5 1 5 2 7 1 8 और 2 1 3 384 डिवाइड बाय ये हो गया 12। ठीक है, अब देखिए 12 3 जा 36, 2 12 2 जा 24, मतलब 32 जो हो गया वो इसका एवरेज हो गया। कितना आसानी से, कितना सरल क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो बस यही है कि दो अलग अलग केस है, उसमें जो नंबर ऑफ नंबर्स जो है यानी अवलोकन जो है वो दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है, तो उसका कुल योग निकालेंगे। उसका कुल योग पता है आपको, एवरेज अवलोकन को मल्टीप्लाई करके जो कुल संख्या है उसको जब एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कुल योग निकल जाता है। फिर उसी तरह से दूसरा वाले केस का योग निकालेंगे, ये आपका 256 हो गया। अब सबको सम्मिलित रूप से एक साथ औसत कितना होगा ये हमें पता करना है। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों को योग जो होगा इसको ऐड कर लिया हमने, ये कुल योग हो गया। और कुल संख्या कितना, पहले वाले केस में, दूसरे वाले में 4 था, पहले वाले में 8 था, तो 4 + 8, यही औसत का फॉर्मूला ही होता है फाइंड करने का। जो जितना संख्या है सभी का योग डिवाइड बाय कुल संख्या से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज। डबल एओ में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, हमने इसी तरह से उसको भी सॉल्व किया था। तो एवरेज से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छी बात यह है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। फिर वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। तो अगर वेन डायग्राम कंसेप्ट क्लियर हो गया, पिछली बार भी मैंने किया था कि एओ में शायद पूछा गया वेन डायग्राम, डबल वाला पूछा गया, तो हो सकता है कि आपको ट्रिपल वाला भी
पूछे, जब ट्रिपल वाला आएगा तो उसको भी अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब टोटल 20 टीचर्स हैं, उसमें से सभी या तो गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब कोई खाली नहीं है, सब कुछ ना कुछ पढ़ाता है। 2 ही सब्जेक्ट में गणित और भौतिकी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। दिया हुआ है कि 20 जो शिक्षक हैं उसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 जो है वो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो हमें पता करना है जो कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने शिक्षक जो हैं भौतिकी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हमें लेना पड़ेगा। वेन डायग्राम सर्किल बनाएंगे 2, मान लीजिए ये देखिए ये एक सर्किल ये हो गया और दूसरा बनाते हैं ब्लू से कि अलग दिखेगा थोड़ा, ये हो गया दूसरा वाला सर्किल, मान लीजिए ये हो गया। ठीक, ये मान लीजिए मैथ्स का है, रेड वाला मैथ्स वाला है, और ये जो है आपका दूसरा वाला जो है वो फिजिक्स वाला है, प्योर फिजिक्स का है ये। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझिए, दे रहा है कि 12 गणित पढ़ाते हैं, तो 12 गणित पढ़ाते हैं मतलब ये गणित का है ना, तो ये टोटल मिला के 12 होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 12 गणित पढ़ाते, उसमें से हो सकता है कुछ भौतिकी भी पढ़ाते हो। ये दिया हुआ कि 12 तो गणित पढ़ाते हैं, ये नहीं दे रखा है कि केवल 12 जो है केवल 12 जो है वो गणित पढ़ाते हैं, केवल नहीं दिया हुआ है। तो 12 गणित पढ़ाने का मतलब है कि ये टोटल रेड वाला पूरा सर्किट 12 होगा, 12 होगा 12, ये टोटल होल जो होगा ना वो 12 होगा रेड वाले का। ठीक, तो आप देखिए इसमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि 4 जो है गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो ये कॉमन वाले में 4 हो गया, ये जो कॉमन वाला हो गया वो ये कॉमन वाला हो गया, इसमें गणित भी है और भौतिकी भी है। तो ये एरिया जो हो गया ये कॉमन वाला एरिया होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जो 4 हैं वो कॉमन वाले में, वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ आप ये देखिए कि जब रेड वाले में, जब अब रेड का टोटल लेंगे हम, ये 12 पढ़ाता है गणित, तो जब 12 गणित पढ़ाता है इसमें 4 तो आ गया ना, ये भी तो 4 गणित पढ़ाता है, भौतिकी भी पढ़ाता है, लेकिन गणित भी तो पढ़ाता है। इसका मतलब जो केवल जो मैथ पढ़ाएगा, जो केवल गणित पढ़ाएगा वो हो जाएगा 12 घटे 4, मतलब ये 8 हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो एरिया होगा, मतलब कॉमन वाले को छोड़ के, यानी सिर्फ गणित पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये जो था ये मैथ था 12, मतलब कुल मैथ था, पूरा गणित था, इसमें से 4 जो है भौतिकी पढ़ाता है, कॉमन में है वो तो मैथ में भी तो आएगा ना, इसीलिए केवल गणित हो जाएगा 8। अब जो पूछ रहा है हमें, तो भौतिकी कितने पढ़ाते हैं, फिर केवल भौतिकी की बात नहीं कर रहा है, केवल भौतिकी की बात नहीं कर रहा है, ये भौतिकी की बात कर रहा है। देखिए अब देखिए 8 और 4, 12 तो ये हो गया, तो इसमें क्या है कि 12 हो गया, टोटल 20 है, तो 8 पढ़ाता है मैथ्स, 4 पढ़ाता है दोनों, तो केवल जो फिजिक्स पढ़ाएगा, केवल फिजिक्स, वो हो जाएगा हमारा 20 घटे 12 बराबर 8, ये हो जाएगा 8, ये केवल फिजिक्स है। ठीक है, ये हो गया ओनली फिजिक्स जो पढ़ाएगा। ठीक, केवल फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है कि फिजिक्स पढ़ाने, फिजिक्स कितना लोग पढ़ाएगा, तो ये फिजिक्स वाला में ये दोनों आ जाएगा, मतलब 4 भी आएगा ना फिजिक्स वाला में, तो 4 + 8 मतलब 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या। ये अंतर समझ रहे हैं आप, ये है केवल फिजिक्स, ये है फिजिक्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 12। हमें क्या पूछा, कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या हो जाएगा आपका 12। अगर ये पूछता कि केवल गणित कितना पढ़ाता है तो 8, केवल भौतिकी कितना पढ़ाता है तो 8, और दोनों तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो केवल, जैसे केवल फिजिक्स में ये अंतर है कि केवल में सिर्फ केवल वाला आएगा, और जब फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें ये कॉमन वाला भी आ जाएगा, क्योंकि वो फिजिक्स भी तो पढ़ा रहा है ना, मैथ्स पढ़ाता है लेकिन फिजिक्स भी तो पढ़ा रहा है, इसलिए उसमें समाहित किया जाएगा उसको। तो ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है, तो बहुत आसानी से आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको सीरीज गिवन है बेसिकली, उसमें उसका 101वां टर्म कौन सा होगा ये गिवन आपको पता करना चाहिए। सीरीज है 5, 11, 17। ठीक,
ये सीरीज है ऐसे, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इस तरह से 101वां जो टर्म होगा 101th टर्म कौन सा होगा ये पता करना है। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए 101वां टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, इसमें यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। जैसे पहले नंबर पे 5 है, दूसरे पे 11 है, तीसरे पे 17 है, तो 101वां टर्म इस सीरीज का कौन सा डिजिट होगा ये हमें पता करना है। तो ये समानांतर श्रेणी, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको आप एक बार समझ, बहुत सिंपल है। एपी में क्या होता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है, जो पहला दूसरा तीसरा जो दो जो लगातार जो नंबर है ना, जो संख्या, उसके बीच का गैप हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला 5 है, दूसरा 11 है, तब देख रहे हैं 6 प्लस करेंगे 5 में तो 11 आ गया, फिर 11 में 6 प्लस ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी तरह से अगला टर्म क्या होगा, 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 मिलेगा, फिर 23 में क्या 6 ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा। तो एपी की एक खासियत होती है, किसी भी सीरीज एपी में है या नहीं, इसको जब पता करना हो तो उसका जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, उसके बीच का गैप यानी डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो सीरीज एपी में होगा। और जो उस गैप को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, इसको बोलते हैं सीडी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 6 पता चल गया, मतलब पहला दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तीसरा माइनस दूसरा। तो कॉमन डिफरेंस यानी उसका जो अंतर है सेकेंड और फर्स्ट, यानी दो लगातार जो टर्म है उसके बीच का अंतर जो है वो इक्वल होगा हमेशा, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सीडी। ठीक, ये हो गया हमारा पहला टर्म, इसको बोलते हैं ए, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ये सीडी हमें गिवन है, ए भी गिवन है। तो अगर हमें कोई टर्म स्पेशल नंबर का टर्म पता करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 101 है, तो इसको nth टर्म अगर है, अगर मान लीजिए nth टर्म है, उसका फॉर्मूला होता है an, यानी nth टर्म अगर पता करना है हमें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, बहुत आसान सा ये फॉर्मूला है। यानी जो भी टर्म पता करना हो हमें यहाँ से पता कर सकते हैं। यानी ए 101वां टर्म पता करना है, मतलब 101वां टर्म हो गया तो ए एन के प्लेस पे 101 पुट कर देंगे, मतलब ए हो गया पहला टर्म मतलब 5। ठीक है, प्लस एन के प्लेस पे एक, वहाँ पे 101 है तो 101 डाल देंगे, माइनस 1 कर देंगे, इंटू डी जो कॉमन डिफरेंस है वो पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया, प्लस ये 101 माइनस 1 तो 100 हो गया, इंटू ये 6 हो गया, मतलब 5 प्लस 600, तो 605 जो होगा वो इसका इस सीरीज का 101वां यानी 101th टर्म जो होगा वो 605 होगा। हमें देखना है कि 605 कहाँ पे है, तो ये 605 हो गया। तो बहुत सिंपल है, इसमें पहला टर्म जो होगा वो पहला टर्म होगा, उसको ए बोलते हैं। सभी टर्म के बीच का जो दो लगातार टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा, तभी एपी में होगा वो, तो वो सेम ही आएगा हमेशा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, हमेशा 6 आते रहेगा, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 है। तो अगर कोई भी टर्म हमें पता करना हो, इस सीरीज का कोई भी टर्म, अगर पहला टर्म पता है और हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो इस सीरीज का कोई भी टर्म हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 101वां टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू 101 हो गया। तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू, यानी nth टर्म जो होगा उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एक a 101 हो गया, मतलब 101वां टर्म हमें ये हो गया सीधा 101वां टर्म, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे a 5 है, n इक्वल टू 101 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसको आप याद रखिए। तो एपी से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, कभी हो सकता है आपको कि n टर्म दे दे, फिर आपको पहला टर्म दे दे, आपको डी पता करना हो। इसमें क्या होगा, अननोन कितने हो गए, एक ये अननोन हो गया, एक ये हो गया, जितने टर्म हो गया ये हो गया, तो कोई 3 आपको दे देगा, एक आपको पता करने के लिए कहा जा सकता है कुछ भी। तो ये अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये अक्सर पूछा जाता है एपी से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर द्विघात समीकरण आ गया बीपीएससी में। आपने देखा पहले भी बीपीएससी में द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो उसमें आपको 2 वैल्यू आता है, 2 आंसर आता है, उसको रूट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपली इसको इसमें
पुट कर देना है एक्स के प्लेस पे बारी बारी से, एक बार 6 पुट करना है, एक बार ये पुट करना है। तो देखना है कि कौन, अगर 0 आ रहा है तो वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कि इक्वेशन है हमारा 2x² प्लस √6x -6 = 0। ठीक, अगर इसमें x का दो वैल्यू है, पहला वाला √6 है, दूसरा वाला √6/2 है, तो पहले वाले से देखेंगे √6 डालते हैं, x = √6 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 × √6 का स्क्वायर हो जाएगा, x² है प्लस √6 है और फिर एक और √6 हो जाएगा, ये अब -6 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 6 हो गया, ये 12 हो गया, 12 प्लस √6 × √6 कितना हो जाएगा 6, 18 -6, तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, 12 6 18 -6, तो ये 12 हो रहा है। तो मतलब ये आंसर, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये कट हो गया। अगर 0 हो जाता तब दूसरा वाला चेक करते, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं होगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, -6, जो -6 वाला है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, -6 कह रहे तो -6 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस यहाँ पे √6 है, ये √-6 है, ये हो गया, ये -6 हो गया। अब देखिए ये तो -6 है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 × ये तो 6 ही रहेगा। ठीक, अब ये देखिए ये √6 × √6 6 हो गया, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, अब -6 हो गया, तो क्या हो गया ये 12 हो गया, प्लस में 12 और माइनस में भी 12 हो गया, 12 - 12, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ये सर्टिफाई कर रहा है, RHS जो 0 आना चाहिए वो आ रहा है एक वैल्यू से। तब हम दूसरा वाला भी चेक करेंगे, है ना, कौन सा, अब √6 वाला जो है इससे भी हम चेक करेंगे। तो आपने देखिए कि √6 वाला यहाँ पे चेक कर चुके हैं, √6 वाला यहाँ पे चेक कर चुके हैं ना। जब √6 यहाँ से नहीं आया है तो √6 यहाँ से भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम ये चेक करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, तो ऐसे करके चेक करते जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा होगा। जिस दोनों वैल्यू से जब 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है कि √6 हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर तो वही आएगा पहले वाले केस में। तो ये दोनों हट गया एक ही बार। फिर यहाँ पे देखिए -√6 यहाँ पे, इससे तो 0 आ गया था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको चेक करना है। √6/2 से करते हैं हम, ठीक है, तो देखिए 2 हो गया, तो √6/2 स्क्वायर है प्लस, अब देखिए √6 है, यहाँ पे क्या है फिर √6/2 है और -6 है। अब देखते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं। अब देखिए 2 है, ये तो √6 का स्क्वायर तो 6 हो गया, तो 6/4 हो गया ये, प्लस अब देखिए ये तो फिर 6 हो गया, √6 × √6 6 हो गया, तो 6/2 हो गया ये, फिर -6 हो गया, फिर देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 6/2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तो कॉमन हो गया, मतलब वही हो गया, 2 LCM हो गया इसका, तो हो जाएगा 6 + 6/2 और -6, तो ये हो गया फिर हमारा 12/6 और -6, तो ये भी सॉरी 2 है यहाँ पे, तो ये देखिए ये 2 6 जा, ये भी 6 हो गया, मतलब इसका भी 0 आ गया। मतलब तीसरा वाला जो है वो एग्जैक्टली क्या है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। -√6 एंड √6/2 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, कितना आसानी से पता कर लिया हमने, यहाँ पे देख लिया कि √6 = 0, जब पुट किया 0 नहीं आ रहा, ये कट हो गया, यहाँ पे खत्म कहानी इसका। यहाँ पे देखिए आपको चेक, यहाँ पे -√6 तो हमने चेक कर लिया था, लेकिन ऑटोमेटिकली इससे तो 0 आ गया था, लेकिन √6 से 0 नहीं आएगा क्योंकि अभी हम इसको चेक कर चुके हैं यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक है -√6, एक है √6/2, तो √6 से हम यहीं पे चेक कर चुके हैं, 0 आ चुका है, तो दूसरे वाले को पुट करके चेक करना है, √6/2, इससे भी 0 आ गया, तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे ही सॉल्व करना है, आंसर से सॉल्व करना है, ताकि आपको जल्दी आंसर पता चल जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, इसको सारा कंसेप्ट समझना है, तो इसके एक वीडियो है मेरा, बहुत छोटा वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट समझना है तो वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। बाकी BPSC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसको आप आंसर से सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया लीनियर इक्वेशन। पिछले बार भी देखा आपने, डबल ए में था लीनियर इक्वेशन, उससे पहले वाले में था लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन। तो लीनियर इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी
आंसर से ही करना है, ठीक है। मैंने एक भी किसी वीडियो में कैसे सॉल्व होता है 97 113 वाला क्वेश्चन था, तो बताया था आपको कैसे सॉल्व करते, लेकिन आपको उतना लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, ठीक है। वो तो कंसेप्ट के लिए मैंने समझा दिया था। इसको भी आप आंसर से सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपली। देखिए इसको भी दो इक्वेशन है यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, और दूसरा है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक। तो कुछ नहीं, x पहला वाला में क्या है, x एंड y है, पहला वाला में x -2 है, y 2 है। इसमें पुट करेंगे x के प्लेस पे -2, ये हो गया 2 इंटू -2, और y के प्लेस पे क्या पुट करना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा -4 और ये हो गया हमारा 6, तो इसका आंसर तो 2 होगा, जबकि आना चाहिए था 10, ये तो आंसर नहीं होगा। तो पहला यहीं से कट हो गया, एक का नहीं आया तो पहला यहीं से हट गया। अब दूसरे पे जाएंगे, तो दूसरे पे जाएंगे तो देखिए -2 से तो हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं, -2 से 0 नहीं आ रहा है ना, -2 से तो यहाँ पे चेक कर चुके हैं -2 डाल के, इसका मतलब -2 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट हो गया, ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि -2 से हम चेक किए और -2 यहाँ भी है तो दोनों कट गया। अब आएंगे हम -3 से, तो 2 करके अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस y का वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो 3 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा ये 4, ये -9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5, जबकि हमको चाहिए 10, तो तीसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं होगा। तो बचा चौथा वाला, तो चौथा वाला 2 होगा, हो सकता है कि इससे हो जाए, नहीं तो फिर ई ऑप्शन भी है, तो 2 डाल के देखते हैं। तो 2 इंटू 2, एक्स का भी 2 है, वाई का भी 2 है, तो प्लस 3 इंटू 2, तो ये देखिए ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, दोनों मिला के 10 हो गया। जब एक वेरीफाई हो गया तो उसको हम दूसरे वाले को भी वेरीफाई करेंगे, तभी आंसर आएगा वो सही। अब इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए x का 2 है तो 3 इंटू 2 हो गया, और y का भी 2 ही है, ठीक है। तो ये देखिए 6 और -2 बराबर कितना 4 है, और 4 यहाँ भी है, तो वेरीफाई हो गया इस वाले से, तो इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो तीसरा वाला आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, आपको सॉल्व करना है तो आंसर से ही आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आंसर से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -2 हमने पता किया, तो -2 यहाँ से नहीं है तो -2 यहाँ से भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो हट गया पहले ही। अब यहाँ से भी चेक किया हमने, 2 चेक कर लेंगे, 2 से तो आ जा रहा था, यहाँ पे 2 से तो आ जा रहा था ना 10, लेकिन -3 से नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 से जब आ गया तो यहाँ पे कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हमने 6 डाल दिया था यहाँ पे, तो उससे जब नहीं आ रहा था तो इस √6 से भी नहीं आएगा, तो दोनों यहाँ से ऑटोमेटिकली हट गया। √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गया यहीं से। अब फिर -√6 डाल दिया, तो ये से हम यहाँ पे चेक कर चुके थे, तो यहाँ से इसको ये ऑलरेडी आ जाएगा, फिर तो √6/2 करके डालेंगे तो वहाँ से भी 0 अगर आ जाएगा तो वही जैसे आ गया था तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, आपको आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करके, तो जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। ये हमारा 25 + 27 का स्क्वायर, ठीक है, फिर है +25 - 27 का स्क्वायर, डिवाइड बाय है यहाँ पे 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। इसको तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायर निकाल दो, इस दोनों को माइनस कर लो, फिर स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर निकाल लो, सॉल्व करो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उतना टाइम एग्जामिनेशन में होता नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो इसका बस फॉर्मूले पे ये, चूँकि बेस आप देख रहे होंगे यहाँ पे a = 35 है और b = मान लीजिए यहाँ पे 27 है, 2 ही डिजिट का यूज़ किया हुआ, तो a = 35 मान लिया, b = 27। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a - b का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे में हो गया हमारा a² + b², ठीक, a² + b²। अब देखिए आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस 2ab अब माइनस 2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और नीचे है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया हमारा 2b स्क्वायर, ये हो गया 2b स्क्वायर और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, इसका आंसर सीधा हो गया 2, इसका आंसर सीधा हो गया 2। तो 2 जिस ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में 2 है, ये हमारा आंसर हो गया डी वाला। तो ऐसे बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप डिजिट पे जाएंगे 35 प्लस 27 फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, आप समझिए कि 3 ही फार्मूला जे पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। पहला है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 3 ही फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। दूसरा हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, एक और यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा भी डिजिट दे देगा आपको इस तरफ पे, आपको इसको यूज करना है, तो इसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये जनरली 3 ही, वैसे अलजेब्रा में और बहुत सारे फॉर्मूला होता है, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, लेकिन बीपीएससी में हमेशा अक्सर अब इसी 3 फार्मूले पे बेस्ड अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब ये तीनों फार्मूला को याद कर लेंगे और इसको कैसे यूज करना है ये समझ लेंगे। जैसे अभी हमने इसको यूज किया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ, तो सिंपली कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो उसी तरह से ये 3 फार्मूला है, पहला वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये था 6 क्वेश्चन, फिर जल्दी 4 क्वेश्चन लेके आते हैं इसका। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, यदि वह वार्षिक रूप से ये 10% के हिसाब से अगर उसमें वृद्धि होती है, दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी लगभग हर एक साल पूछता है कि जनसंख्या आपको दे देगा, कभी 3 साल बाद का, कभी 2 साल बाद का, और जो इंक्रीमेंट होता है, जो वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष किस दर के हिसाब से, वो आपको क्वेश्चन ये भी नहीं होगा। पिछले जो अभी हमने जो डबल ए का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी ये था। तो आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करते हैं कैसे, कि क्या करना है आपको, जो जनसंख्या गिवन हो उसको 16,500 है, जितना बार आगे 2 साल का है तो नीचे में 200 डालना है, सिंपली ऐसे करके। आगे का पहले का दिया हुआ हो, बाद का पता करना हो, तो ऐसे इस क्रम में हम बढ़ते हैं, पहले भी हम बताए हैं। और एक बार अच्छे से अलग से जब जितना क्वेश्चन है वो अगर फिनिश हो जाता है, उसके बाद ये जो रूल ऑफ फ्रैक्शन है उसको अच्छे से मैं एक और छोटा सा वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि ये रूल ऑफ फ्रैक्शन अब सिर्फ यहाँ नहीं, आपको परसेंटेज में यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, टाइम एंड वर्क में यूज होगा। ये जो रूल ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो हर जगह इसको यूज़ करके आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिना किसी फॉर्मूले को यूज़ किए हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब पहले का चीज़ दिया हो, बाद का निकालना हो, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, नीचे 100 ले देंगे, जितना बार, ऐसे 2 वर्ष का है यहाँ पे 200 ले लिया। ऊपर में मैंने बताया आपको कि अगर प्लस है तो 100 में उतना प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो 100 में, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, अगर कमी हो रही है तो माइनस होगा, तो उसको 100 में उस डिजिट को प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष का है तो 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। क्लियर है, 110 हो गया। इसको सिंपली अब देखिए यहाँ पे 11 बट्टे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये दो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 165 हो जाएगा ये, इंटू आपका 121 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 165 से
121 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, खामा का टाइम वेस्ट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 165 इंटू 121, तो ये हो गया आपका 19,965। ये सिंपली हो गया आपका 19,965, है ना। तो पहला वाला जो आंसर है ये हमारा हो गया। तो कुछ नहीं करना था इसमें, देखिए कितना सरल है और बीपीएससी हर बार पूछता है। तो अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को कर लेंगे जितना मैं बताया हूँ और साथ में उसको कंसेप्ट को भी कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो इसी में से आपका क्या होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये हमें पता चल गया, कुछ नहीं करना था इसमें, जो पहले का दिया हुआ हो, बाद का पता करना हो, कुछ भी अगर परसेंटेज में अगर वृद्धि या कमी हो रही है और जितना बार 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी बार हो तो उतने नीचे पहले 100 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर में क्या करेंगे हम, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में उसको प्लस कर देंगे, अगर कमी हो रही है तो 100 में उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका बस 1 से 2 मिनट में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता है सीरीज पे बेस्ड, कि आपको दिया हुआ है कि एक सीरीज है, क्रम है, इसमें 2 है, 3 है, 6 है, फिर 18 है, यहाँ पे एक गैप है जो आपको फाइंड करना है। अगला जो नंबर है वो आपका 144 है ना, ये 144 है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसमें कौन सा डिजिट आएगा, तो बस इसको देख, ये हमेशा ऐसा सीरीज गिवन होगा तो एक फॉर्मेट पे एक रूल के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा होगा आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए जैसे 3 इंटू 2 ये 6 हो रहा है, 6 इंटू 3 ये 18 हो रहा है। तो 2 पिछले टर्म को मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो रहा था। यहाँ पे 18 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 108 आएगा, और फिर यही प्रोसेस 108 को जब 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1944 आ जाता है। तो ये ऐसा है कि पिछले 2 को मल्टीप्लाई करके हमें अगला वाला मिल रहा था। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहीं से 2 है तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 6 108, 108 इंटू 18 इक्वल टू 1944। तो सिंपली 108 जो है इसका आंसर होगा। तो हमें देखना है कि 108 किस ऑप्शन में है। तो ये देखिए 108 जो है आपका इस सी वाले में है, तो सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये घड़ी वाला क्वेश्चन भी हर बार लगभग पूछा ही जाता है। अब तक क्या था, सिर्फ घंटे की सुई कितना कोण बनाती है ना, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता था। तो यहाँ पे क्या है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना कोण बनेगा वो पूछा गया है। पिछले जो हम कर रहे थे क्वेश्चन AAO वाला, उसमें मैंने बताया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसके कंसेप्ट को भी मैंने बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं AO वाले AA वाले सॉल्यूशन को, तो आप वहाँ जाके देखिए, आपको वहाँ अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब घड़ी देखिए, ये घड़ी है, इसका टिक भी यही बताएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपको टिक नहीं है पता तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, घड़ी को देख के भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कितना कोण बनेगा। तो यहाँ मान लीजिए 12 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है, ठीक। अब मान लीजिए 4:30 में जैसे 4 अगर यहाँ पे बजा, 4 यहाँ पे बजा और 5 यहाँ पे बजा, बाकी का हमें ज़रूरत है नहीं। तो घंटे की सुई जो है, देखिए घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 4:30 में घंटे की सुई यहाँ पे होगी करीब बीच में, इसके बीच में, और मिनट की सुई जो है वो यहाँ पे रहेगी, तभी तो 4:30 होगा ना, तभी ऐसे रहेगी। ये मिनट की सुई है, ये वाली जो है वो मिनट की सुई है, ये वाली जो है वो घंटे की सुई, आवर वाली सुई है। तो 4:30 में घड़ी का ये पोजीशन होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है कितना एंगल है, घंटे की सुई और मिनट की सुई की जो एंगल है कितना कोण का ये है। अब देखिए घंटे, ये मिनट की सुई जो है यहाँ से यहाँ आई है, मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आई है ना, मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आई है, मतलब आधा क्रॉस करी है। तो ये कितना एंगल बनाएगा, मिनट का सुई बनाएगा 180 का एंगल बनाएगा,
क्लियर है। मिनट का सुई बनाएगा 180 का एंगल, क्यों, यहाँ पे 30 मिनट हो गया ना, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है मिनट का सुई, मैंने पहले बताया था। मिनट का सुई जब यहाँ है तो मिनट का सुई यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना एंगल बनाएगा, 30 गुने 6, 30 गुने 6, 30 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट की सुई, ठीक है, ये टोटल। अब देखिए घंटे की सुई यहाँ से यहाँ आने में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो घंटे का सुई आपको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितना, 30 का, तो 4 तक आने में 4 घंटे में कितना बनाएगी वो, 30 गुने 4, 120, 120 बनाएगी कितना में, 4 घंटे में। लेकिन वो आधा और ना, आधा घंटा और आती है ना आगे, आधा घंटा 4:30 पे है, तो 30 मिनट तो और आगे आ जाती है, 3 और 4 के बीच में है, सॉरी 4 और 5 के बीच में है ये, तो 4 यहाँ तक बन गया 120, लेकिन और यहाँ तक कितना बनेगा, तो 1 घंटा में बनाती है 30 डिग्री, तो आधा घंटा में कितना बनाएगी, और एक्स्ट्रा 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, वो 135 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना है ये टोटल में से, इस वाले में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये टोटल है 180, ये है 135, तो 180 में से 135 जब माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली जो मिनट की सुई है ये वाली और घंटे की सुई है ये वाली, उसके बीच में कितना कोण बन रहा है वो फाइंड हो जाएगा। तो 180 घटे 135, आंसर हो गया यहाँ पे 45 डिग्री। ये इसके लिए आपको किसी भी फॉर्मूले का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंसेप्ट है। बस आपको पहले इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था जब डबल ए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आप ये दोनों क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये बहुत सरल है। इसको अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है ना, तो उसका भी तरीका है, ये कंसेप्ट है, ऐसे आपको इसमें ऐसे आप भूलेंगे नहीं, लेकिन ट्रिक से अगर सॉल्व करना है तो देखिए एक होता है 30h माइनस 11/2m, ठीक है, ये याद रखिए। अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अगर आपको एंगल पता करना हो तो ये अगर फॉर्मूला याद है आपको 30h माइनस 11/2m। h मतलब हो गया यहाँ पे क्या, h मतलब हो गया आवर और m मतलब हो गया मिनट, मतलब कितना आवर है और कितना मिनट है, बस ये है। तो m फॉर मिनट, h फॉर आवर, यहाँ पे आप सेट कर दीजिए उसको। 4 घंटा मतलब 30 × 4 माइनस 11/2 इंटू कितने मिनट हैं, 30 मिनट, तो ये 30 हो गया यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 120 हो गया। ये देखिए 2 × 15 तो 150, 15, 165। इसका डिफरेंस लेते हैं, वैसे यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं लेते। 165 में से 120 को घटाएंगे तो आप यहाँ पे 45 जो है डिग्री, बस इसका डिफरेंस लेते हैं हम। यहाँ पे साइन मायने नहीं रखता, ये वैसे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे ये -25 45 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लेते, तो बस इसका डिफरेंस जो है 165 120 का जो डिफरेंस है वो लेते हैं। ये आपको याद रखना, यहाँ पे माइनस साइन आए या प्लस साइन आए, लेना आपको प्लस ही है। तो अगर आपको कंसेप्ट पसंद है, अगर क्लियर हो गया होगा तब तो बेहतर है, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको याद रखिए, जो घड़ी में अगर मिनट के हैंड और घंटे की हैंड के बीच में, सुई के बीच में अगर एंगल पूछे तो 30 गुने h माइनस 11/2 गुने m। यहाँ पे h जो है घंटे को डिनोट कर रहा है, m जो है मिनट को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट है, यहाँ पे h के प्लेस पे हम 4 डाल देंगे और मिनट के प्लेस पे या m के प्लेस पे हम ये h के प्लेस पे 4 डालेंगे, m के प्लेस पे 30 डाल देंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एनसीआर वाला क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, हमेशा पूछता है। 66वीं में भी जब आप अगर देखेंगे उस वीडियो में, जब मैंने 66वीं का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यहाँ थोड़ा सा आसान है, ठीक। मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको इसके कंसेप्ट को कि बेसिकली ये इसका कंसेप्ट क्या है, लेकिन फिर से अभी मैं बता देता हूँ कि कंसेप्ट इसका क्या है। देखिए एनसीआर है बेसिकली ये, ठीक है।
मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन सी फॉर कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आ गया फैक्टोरियल, तो उसमें भी मैंने बताया था जब 66 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब ये फिर से बता दे रहा हूँ, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, आप समझिए कि अब फैक्टोरियल 5 हम यहाँ पे अगर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक जाएंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से शुरू करना है और 1 माइनस करना है। बेसिकली है क्या, ये 5 लिया हमने, ठीक है, फिर क्या किया इंटू 5 माइनस 1, एक और घटाएंगे इंटू 5 माइनस 2, फिर एक और घटाएंगे इंटू 5 माइनस 3, और 5 माइनस 4 जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम मतलब एक एक माइनस करते जाते हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है और 1 पे लाके उसको हम छोड़ देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो जो फैक्टोरियल का नंबर है वहाँ से शुरू करते हैं और उसको 1 तक पहुँचते हैं, एक एक घटाते हुए चलते हैं। तो बस वही है इसमें कंसेप्ट है, इसका ये फॉर्मूला है और इसको यूज़ करेंगे तो कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा NC9 है, इक्वल टू दे रखा है NC8 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए NCR का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको करेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 9, फिर फैक्टोरियल n माइनस r मतलब फैक्टोरियल जो n है यहाँ पे 9 है उसका फैक्टोरियल, r के प्लेस पे यहाँ पे 9 है तो इसमें r के प्लेस पे हमने 9 पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। उसी तरह से यहाँ भी वही हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 8। क्लियर है? ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बहुत आराम से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, ये 1 अपॉन, अब देखिए फैक्टोरियल n को क्या करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ये 9 है और फिर फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं हम कि 9 लिखा, फिर अगले वाले में हम क्या करते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं इंटू 8 इंटू 7, लेकिन हम यहाँ पे 8 पे ला के छोड़ दे रहे हैं। 9 लिखा हमने, उस पर 1 घटाने के बाद नेक्स्ट टर्म आएगा, 1 घटाया 9 में तो 8 आया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 8 के आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। फिर ये हो गया हमारा, अब देखिए ये हो गया n माइनस 9 यहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसे हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 था यहाँ फैक्टोरियल, 1 माइनस किया तो 9 में से माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 को हम छोड़ दे रहे हैं, फैक्टोरियल 8 के साथ इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको यहीं पे 9 माइनस 1 n माइनस 9 हो गया फैक्टोरियल, इसको भी एज इट इज छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए तो फैक्टोरियल 8 हो गया, यहाँ पे ये है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया सिंपली। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब 9 में फैक्टोरियल n माइनस 8 है, अगला टर्म अगर लिखते हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस 1 लेस करते हैं इसको। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है, अगला टर्म लिखने के लिए क्या करते हैं हम, 5 है फिर अगला टर्म के लिए 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे कर सकते हैं मतलब। ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे जब n माइनस 8 है तो अगला टर्म मिलने के लिए क्या होगा, हमें n माइनस 8 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या होगा, n माइनस 9 हो जाएगा फैक्टोरियल। क्लियर है, n माइनस 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर n माइनस 8 है यहाँ पे तो इसको n माइनस 8 ये जो है उसको लिखेंगे, इसका जो अगला टर्म होगा वो होगा n माइनस 9, इसको फैक्टोरियल लगा देंगे। क्यों ऐसा किया कि इस तरह फैक्टोरियल n माइनस 9 था, तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो है उसको तो लिखा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में फिर से फैक्टोरियल लगा दिया। तो नेक्स्ट टर्म कैसे प्राप्त होता है, उस टर्म में से जब 1 माइनस कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 8 लिखा और नेक्स्ट टर्म होगा n माइनस 9, उसको आगे नहीं बढ़ा के यहीं पे फैक्टोरियल लगा कर छोड़ दिया हमने। ऐसा हमने इसीलिए किया कि इस तरफ फैक्टोरियल
n-9 है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे छोड़ देना है जहाँ से ये कैंसिल हो जाए। इसको भी ऐसे ही किया हमने, यहाँ पे फैक्टोरियल 8 था तो 9 लिखा, 9 - 1 किया तो 8, अब फैक्टोरियल 8 पे लाके इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है पहले से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए इस यहाँ पे बचा 1/9 और यहाँ पे बचा 1/n-8। क्लियर है? अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो n-8 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है इस तरह से होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n-8 इक्वल टू 9 है, 9 × 1 बराबर तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या होगा, 9 + 8 इक्वल टू हो गया 17। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हर बार आता है और बहुत आसानी से आप इसको थोड़ा सा अगर समझ डेवलप कर लेंगे फैक्टोरियल पे बेस्ड तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरह से देखिए इसका आंसर हो गया 17। तो ये था CDPO 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका सारा मैथ्स का क्वेश्चन 10 का 10 सॉल्व किया। और इसमें से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में हर बार। 7 से 8 क्वेश्चन का सिर्फ डाटा चेंज होता है, प्रोसेस कंसेप्ट यही रहेगा। अगर आप 5-6 साल 7 साल के क्वेश्चन को अच्छे से अगर सॉल्व करना सीख लेंगे, सिर्फ सॉल्व करते हुए देख लेंगे उससे काम नहीं चलेगा। सॉल्व करना सीख लेंगे अगर आप, तो आप यकीन रखिए कि आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन BPSC के एग्जाम में PT में बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही 7-8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्कोर 110+ हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारा टीचर, बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि मैथ्स इग्नोर कर दो, लेकिन मैथ्स को इग्नोर करना अब मुश्किल है क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। पहले अंडर 100 कट ऑफ जाता था तो ठीक था, लेकिन अब कट ऑफ 105, अभी आपने देखा CDPO का कट ऑफ 105 गया है, जबकि क्वेश्चन का लेवल कितना टफ था। तो कट ऑफ हाई जा रहा है। अब मैथ्स एक ऐसा 10 का ये 10 क्वेश्चन है, इसमें आप 8, 9, 10 भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि ज्योग्राफी में 10-12 क्वेश्चन पूछता है तो कितना ज़्यादा उसका सिलेबस है, ठीक है, फिर भी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे अगर 8-9 साल के क्वेश्चन को विथ कंसेप्ट समझ लेंगे, सीख लेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 9-10 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर PT का कोई टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपका PT 100% क्लियर होगा। ठीक है, ये था CDPO का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं अब 65वीं में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है मैथ्स का उसको लेके। तब तक